एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि परागनलिका किस प्रकार से ओव्यूल तक पहुंचती है या फिर भ्रूण कोश तक पहुंचती है। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इन प्लांट्स स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि जो लैंगिक जनन होता है, इस लैंगिक जनन की जो सारी घटनाओं को हमने किसमें बांटा था, निषेचन पूर्व घटनाएं। उन निषेचन पूर्व घटनाओं में हमने क्या क्या देखा। हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कराई थी, हमने क्या बनाए थे, लघु बीजाणु जनन कराया था, लघु बीजाणु बनाए थे, मीन्स हमने परागकण बनाए थे। सेकंड हमने क्या किया था, हमने दीर्घ बीजाणु जनन कराया था, हमने मेगास्पोर बनाए थे, हमने मतलब जो है एम्ब्रियो एक्सेल बनाई थी, एम्ब्रियो सैक का या भ्रूण कोश का निर्माण किया था। तीसरा हमने देखा कि किस प्रकार से परागण की क्रिया होती है, किस प्रकार से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और किस प्रकार से परागकण का अंकुरण होता है और वहां से परागनलिका किस प्रकार से बीजांड के पास तक पहुंचती है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक घटना हमने कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि जो लैंगिक जनन था 3 घटनाओं में बांटा था, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं, मतलब निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन के बाद की घटनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब निषेचन की प्रक्रिया पढ़ेंगे जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे का समझाने से पहले, क्योंकि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आप यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो आपको नोट्स भी बनाने होंगे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लें, फिर हम इस पूरी प्रोसेस को जानेंगे कि ये प्रोसेस होती क्या है। हमने दिखा दिया है, सेम जैसा लिखा है वैसा ही हम आगे चल के इस पूरी प्रोसेस को हम जानेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस पूरी प्रोसेस को जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्या होगा, जब परागनलिका बीजांड द्वार की तरफ से सहायक कोशिका में प्रवेश कर जाती है, तब परागनलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक सहायक कोशिका जीवद्रव्य में मुक्त कर दिए जाते हैं, जहां से एक नर केंद्रक अंडकोशिका से संलयन करके एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है तथा दूसरा नर युग्मक भ्रूण कोश के द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन करके त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। इस प्रकार एक नर केंद्रक एक सेल से तथा दूसरा नर केंद्रक द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है, अर्थात 2 बार निषेचन होता है, तो इसे ही दोहरा निषेचन कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण बनता है तथा त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूणपोष बनता है। अब इस पूरी प्रोसेस को हम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसे समझ लेते हैं। Dear students, in last video lecture we were discuss about the formation of pollen tube, and in last lecture, in the last we were talking about a structure। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो स्ट्रक्चर क्या था। इस प्रकार से हमने क्या था, इस प्रकार से एक स्टिग्मा बनाया था, वहाँ से परागकण था और ये इस प्रकार से वहाँ से पोलन ट्यूब आई थी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर बनाया था। हाँ, और आपको देखना है तो इसे लास्ट लेक्चर में देखना है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया तो ये पोलन ट्यूब यहाँ पर आ गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पूरा स्ट्रक्चर ना बना करके केवल हम इतने स्ट्रक्चर को ही ड्रा करेंगे। तो कल हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें परागनलिका का निर्माण हुआ था, वो बीजांड के पास पहुंची थी, पूरा बीजांड का स्ट्रक्चर बनाया था। तो टुडे केवल हम इसके अंदर जो भ्रूणपोष है उस भ्रूणपोष को बनाएंगे, ठीक है। वो इतना डायग्राम बनाते हैं पहले। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने क्या बनाया, एक और इसके बीच में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या बनाया था, एक बनाया था एम्ब्रियो सैक। और हमने देखा था कि कल जो हमने डायग्राम ड्रा किया था, तो डायग्राम में इधर से क्या था, एक
पराग नलिका इस प्रकार से आ रही थी और इस पराग नलिका में पीछे की ओर 2 नर केंद्रक आ रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, और जो एम्ब्रियो सैक होता है इसमें हमने क्या देखा था कि इस तरफ 2 कोशिकाएं होती हैं और इसके ऊपर एक तीसरी कोशिका होती है। तो नीचे की जो 2 कोशिकाएं होती हैं, ये वाली जो येलो कलर से हमने जो कोशिकाएं बनाई हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। इन्हें बोलते हैं हम सहायक कोशिका, ऐसे बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। इसके बीच में हमने देखा था एक, जब इसका डेवलपमेंट देख रहे थे हम एम्ब्रियो का, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि 4 न्यूक्लियस बने थे इस प्रकार से इस तरफ और 4 न्यूक्लियस बने थे इस तरफ। जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस या दीर्घ बीजाणु जनन पढ़ रहे थे तो इनमें से एक केंद्रक ये वाला बीच में आ जाता है और एक केंद्रक ये वाला बीच में आ जाता है। दोनों आपस में संलित तो क्या बनाते हैं? द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं और इन सभी के बीच में क्या सेल वॉल बन जाती है। ये 2 कोशिका सिनर्जिड और ये कोशिका एक एक्सेल बन जाती है, हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो द्वितीयक केंद्रक है ये द्वितीयक केंद्रक है और ऊपर की जो हम ग्रीन कलर से बना रहे ये 3 सेल्स बन जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते थे? एंटीपोडल सेल्स। ये कौन सी सेल्स थी? एंटीपोडल सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर की एंटीपोडल सेल्स थी, नीचे की सहायक कोशिका सिनर्जिड सेल्स थी। इनके ऊपर जो एक सेल थी ये बनी हुई, इसे हमने क्या कहा था? एग सेल या अंड कोशिका। अंड कोशिका। तो और ये क्या था हमारा? द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक या सेकेंडरी न्यूक्लियस। इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ मैं, आप ध्यान रखना हिंदी में। सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या कि ये जो पोलन ट्यूब है, जैसे ये पोलन ट्यूब अंदर जाएगी तो ये पोलन ट्यूब इस सहायक कोशिका के अंदर चली जाएगी और सहायक कोशिका में यहाँ पर कुछ पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। नोट कर लेना कहीं पर आप, फिलीफॉर्म अपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये फिलीफॉर्म अपरेटस ही पराग नलिका को रिसीव करने का या पराग नलिका को दिशा निर्देशित करना है कि पराग नलिका को इन सहायक कोशिका के अंदर कहाँ जाना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ये फिलीफॉर्म अपरेटस पराग नलिका को रिसीव कर लेता है, इसी दौरान ये जो नर केंद्रक हैं, ये नर केंद्रक क्या करते हैं? सहायक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। मतलब न्यूक्लियर जो पराग नलिका है आगे से वस्ट होती है और फट जाती है और जो नर केंद्रक हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या? इनमें से एक जो केंद्रक है, ये एक केंद्रक जाकर एग सेल के केंद्रक के साथ फ्यूज हो जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो एक नर केंद्रक था, जो 2 आ रहे थे पीछे से, यहाँ पे जो बनाए थे हमने 2, उनमें से एक नर केंद्रक इस एग सेल के न्यूक्लियस के साथ संलयित हो जाता है और संलयित होने से क्या बनाएगा? एक द्विगुणित या डिप्लॉयड जायगोट बनाएगा। ठीक है, वही डिप्लॉयड जायगोट या युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करेगा तथा दूसरा वाला जो नर केंद्रक है ये जाकर के इस द्वितीयक केंद्रक के साथ में संलयित हो जाएगा और जब द्वितीयक केंद्रक के साथ में एक नर केंद्रक से आकर संलयित होगा तो एक त्रिगुणित न्यूक्लियस बनेगा, एक त्रिगुणित केंद्रक बनेगा। इस त्रिगुणित केंद्रक जो बनेगा, इस त्रिगुणित केंद्रक को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहेंगे। तो इस प्रकार से जो एक नर युग्मक था वो जाकर के एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया, निषेचन किया, और दूसरा जो नर केंद्रक है वो जाकर के द्वितीय केंद्रक के साथ निषेचन किया या संलयित हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है। एक बार किसके साथ होती है? एग सेल के साथ, और दूसरे बार सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। देखो एक बार दोबारा ध्यान से देखो, एक नर युग्मक या एक नर केंद्रक जाकर के एग सेल के केंद्रक के साथ फ्यूज हो जाता है या संलयित हो जाता है,
और दूसरा नर केंद्रक द्वितीय केंद्रक के साथ संलेखों को तृतीय केंद्रक बनाता है। इस प्रकार से यहाँ निषेचन की प्रक्रिया 2 बार, एक बार ये केंद्रक जब इससे मिला तब निषेचन हुआ, एक बार ये यहाँ इससे मिला तो निषेचन हुआ। तो इस प्रकार से कितनी बार निषेचन हुआ? 2 बार निषेचन। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? दोहरा निषेचन कहेंगे, जो हमने उसमें आपके लिए नोट्स में दिखा दिया है, वो उसके लिए आप नोट कर लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो रहा दोहरा निषेचन क्या होता है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोहरा निषेचन क्या होता है। यहाँ पर कभी कभी एक नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि वो होता क्या है। आई होप कि ये समझ में आया होगा, आप चाहें तो इसे बना लें, ना नहीं तो कोई नहीं। अब यहाँ पर एक प्रोसेस होती है विपुंसन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या होती है इसके बारे में पूरा हम चर्चा कर लेते हैं। एक प्रोसेस होती है डियर स्टूडेंट विपुंसन या इमैस्कुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब हम जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स होती हैं, जो खेतों में फसल करते हैं, इनकी नई प्रजातियां बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं? आपस में संकरण कराते हैं। संकरण का मतलब क्या कराते हैं कि एक फ्लावर, मतलब एक ही जाति, जैसे बहुत सारी, जैसे गेहूँ की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, धान की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, या जो गुलाब होता है, एक रेड गुलाब है, एक पिंक गुलाब है, एक वाइट गुलाब है, या फिर ब्लैक गुलाब है। तो बहुत सारी किसी भी जाति, जैसे गुलाब एक जाति है, एक जीनस है, एक वर्ग है गुलाब का। तो गुलाब में भी बहुत सारी जातियां हैं, जिनमें कोई लाल गुलाब, सफ़ेद गुलाब या पीला गुलाब, इस तरह के गुलाब होते हैं। तो उनमें हम जब नई जातियों का निर्माण करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? संकर का, हाइब्रिड का फॉर्मेशन करते हैं, संकर जातियों का निर्माण करते हैं। तो संकर जातियों की प्रोसेस करते समय क्या करते हैं कि किसी एक जाति के जो पुष्प है उसका तुमने परागकण लिया, लेकिन उसी वर्ग से रोज़ का पीला फूल था, पीला फूल का परागकण लिया, और लाल गुलाब के वर्तिकाग्र पर लाकर उसके परागकणों को डाल दिया। तो दोनों के कैरेक्टर आपस में क्या, दोनों के लक्षण आपस में मिल जाएंगे, तो एक संकर जाति का निर्माण होगा। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम करते क्या है? एक घटना होती है विपुंसन। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, संकर का निर्माण कैसे करते हैं वो है, लेकिन हमें यहाँ पे विपुंसन इमैस्कुलेशन प्रोसेस को जानना है। वो है जैसे डियर स्टूडेंट्स, ये कोई एक फ्लावर है, और यहाँ पर इसमें क्या लगे हैं? ये स्टेमन लगे हैं, ठीक है, और ये इसके पेटल हैं, और ये इसकी सेपल हैं, और ये इसका पुष्पासन है। तो ये एक फ्लावर है, और दूसरा फ्लावर ये है। यहाँ से इसमें भी एंथर लगे हैं, इसकी भी यहाँ पर क्या है? ये सेपल हैं, और ये इसका क्या है? ये पुष्पासन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 2 फ्लावर हैं, और हमें क्या करना है? दोनों को, एक रेड है, एक रेड है मान लीजिए, और एक दूसरा येलो है, उनके बीच में आपस में संकरण कराना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि जब ये फूल बन रहा हो, मतलब मैच्योर पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, अभी बन रहा है, परागकण भी इसमें बन रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए, मैच्योर नहीं हुए, तो इसी दौरान हम क्या करेंगे? जैसे इस फ्लावर के परागकणों को चिमटी के द्वारा, छोटे ज़्यादा होंगे तो चिमटी के द्वारा इनके जो नर भाग है, जो इसके पुंकेसर हैं या स्टेमन हैं, पुंकेसर, इतने स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? पुंकेसर कहते हैं, स्टेमन कहते हैं नर भाग को, लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इन पुंकेसरों को चिमटी की सहायता से क्या करें? इससे अलग कर देते हैं। तो यही प्रोसेस विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहलाती है। क्या कि जब किसी 2 जातियों के बीच हम संकरण कराते हैं, तो उस समय क्या करते हैं? हम संकरण कराते समय क्या करते हैं कि किसी एक फ्लावर से उसके नर भाग अर्थात पुंकेसरों को चिमटी के द्वारा काट कर अलग कर देते हैं। यही घटना इमैस्कुलेशन कहलाती है। जैसे इस फ्लावर के हमने परागकणों को यहाँ से हमने क्या किया? काट के अलग कर दिया। अब यहाँ तो परागकण बनेंगे नहीं, तो इसके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, स्वपरागण नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे? इस पूरे को एक पॉलीवैक्स से इस प्रकार से ढक देंगे, इसे बोरा विधि भी बोलते हैं। इंसर्टिंग में जैसे हम पॉलीवैक्स से क्या करेंगे? इसे ढक देंगे, और जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाएगा, इस फ्लावर के परागकण मैच्योर होंगे, तो इस वाले परागकण को क्या करेंगे? फ्लावर को एक कागज़ लेंगे, कागज़ पे इस प्रकार से हिलाएंगे, तो हिलाने से इसमें
जो परागकण बने होंगे वो किस पे आ जाएंगे, वो उस कागज़ पे आएंगे, और कागज़ को ला करके यहाँ पे ऐसे हिला देंगे तो उसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे। तो इसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आएंगे तो अब वो परागकण जेमिनेट करके इसके अंदर जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा। तो इन दोनों के इनसे जो बीज बनेगा उस बीज में इन दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर होंगे। तो जो बीज बनेगा वो बीज कैसा बनेगा, संकर बीज बनेगा। उससे जो पौधे प्राप्त होंगे कैसे पैदा होंगे, हमें हाइब्रिड पौधे प्राप्त होंगे। और इसी विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, नई किस्म के बीजों का, नए किस्म के जो बीज हैं उनको तैयार करते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि ये जो फ्लावर हैं, अगर ये रोज़ का फ्लावर तो ये भी रोज़ का होगा। ये अलग चीज़ है कि वो रेड फ्लावर का, ये रेड फ्लावर है और ये दूसरा येलो फ्लावर है, वो येलो फ्लावर है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना हो कि हमें क्या है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या समान हो, मतलब एक ही जाति वर्ग के पौधे होने चाहिए, उनके बीच में संकरण की प्रक्रिया करते हैं। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं विपुंसन क्या होता है, कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो लिख लेना कि किसी फ्लावर से उसके पुंकेसरों को परिपक्वन, गलत लिखा हो तो उसे ठीक कर लेना, इंग्लिश में लिख देते हैं मैच्योरिटी से पहले ही चिमटी या अन्य साधन से अलग करने की प्रक्रिया इमैस्कुलेशन कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आएगा विपुंसन क्या होता है। विपुंसन की प्रोसेस के द्वारा ही हम क्या करते हैं, संकर जातियों का निर्माण करते, विपुंसन करते हैं। फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, एक फ्लावर के परागकण दूसरे, मतलब पर परागण की प्रोसेस को अंजाम देते हैं। आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से हम पर परागण की प्रोसेस को कराते हैं। तो हमने डियर स्टूडेंट्स अभी निषेचन की प्रक्रिया को देख लिया। तो लैंगिक जनन की 2 अवस्थाओं को हमने पूर्ण कर लिया। पहला क्या, निषेचन पूर्व घटनाओं में हमने सारी चीज़ों का निर्माण कर लिया, सारे ऑर्गन को बना लिया। अब निषेचन भी करा दिया। अब निषेचन के बाद हम क्या देखने को बचा है, निषेचन पश्च घटनाएं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बची हैं, जिनमें हम भ्रूणपोष का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म या डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो, इन सारी चीज़ों को हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। और उसमें कुछ एपोमिक्सिस करके यही कुछ टॉपिक, आपको 2-3 टॉपिक बचे हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद में इससे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, उनके बारे में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।